और अब रुक करेंगे हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला का। दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहित, एक बार फिर से कोरोना ने दस्तक दी है। जाहिर है कोविड का जो डर है लोगों के मन में समाया हुआ है और ऐसे में अब रोजाना लगातार कोविड के जो मरीज हैं यानी कि जो एक्टिव केस हैं उसके आंकड़े बढ़ रहे हैं। दिल्ली का क्या कुछ हाल? और देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजधानी दिल्ली की बात हो चाहे देश के तमाम हिस्सों की बात हो, कोरोना ने जब से दस्तक दी है हर तरफ डरने जैसी स्थितियां हो गई हैं, परिस्थितियां हो गई हैं। आज ही मेरी बीएल कपूर के जो चेस्ट डिपार्टमेंट के एचओडी हैं डॉक्टर संदीप अय्यर, उनसे बात हो रही थी। मैंने उनको काफी देर तक उनसे कुछ जानने खगालने की कोशिश की और कोशिश की कि आखिरकार ये कोरोना कितना गंभीर है, कितना डरावना है। और साथ ही मैं उस बात का भी जवाब आपको देता हूं कि राजधानी दिल्ली का सूरत हाल क्या है। तो आपको मैं बताऊं कि लगभग दिल्ली में सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस रिपोर्ट हुए हैं। राजधानी दिल्ली इकलौता ऐसा शहर है, मैं ये कह रहा हूं कि जहां पर सबसे ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं मामले। चाहे केरल के अगर हम कंपैरिजन में देखें तो दिल्ली की बात हो, दिल्ली में लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। आईसीएमआर ने भी इसको लेकर बताया है कि ये किस ग्रेड का है, कौन सा सब वेरिएंट है। यही वजह है कि देश में आज 1000 से ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और कई लोगों की डेथ भी हो चुकी है। यही वजह है कि राजधानी दिल्ली की बात हो, देश के तमाम मोहित, हालांकि डब्ल्यूएचओ का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है, मामूली इसके लक्षण हैं, सर्दी जुकाम। लेकिन बात जब भी कोविड की आती है, कोरोना शब्द ही जब जहन में आ जाता है तो वो अपने आप में कई सारे डर लेकर आता है। क्योंकि 2020 में भी देखा उसका प्रकोप, 2021 में उसका भयानक प्रकोप देखा जब डेल्टा वेरिएंट आया था और लोगों में इतना भय था। उसके बाद ओमिक्रॉन और अब एक ओमिक्रॉन का एक और वेरिएंट। लेकिन सबसे बड़ी चिंता का विषय ये रहता है कि कोरोना के जो वेरिएंट्स हैं ये कब कौन सा रूप ले लें या कौन सा रूप धारण कर लें, कितना भयावह है, ये कोई नहीं जानता। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। और ये जो वेरिएंट है यानी कि JN.1 ये ओमिक्रॉन वेरिएंट का ही सब वेरिएंट है। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपने आप को लगातार ये इम्यून कर रहा है और 30 बार से ज्यादा अपने आप को इम्यून करने की इसके अंदर क्षमता है। यानी कि आप समझिए कि जो हमें बूस्टर डोज लगा है उसका भी असर इस पर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। यानी कि अगर ये वेरिएंट अपने आप को 30 बार से ज्यादा इम्यून कर सकता है और हमारी बॉडी में प्रवेश करके हमारी बॉडी को इम्यूनिटी को हमारे खत्म कर रहा है, तो आप समझिए कि भले ये शुरुआती रुझान है, लेकिन अगर इस पर हमने हिला हवाली करी, थोड़ी सी भी ढील डाली, तो ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट लगातार इम्यून होते हुए। चलिए मोहित, अब जरा इंतजाम की बात कर लेते हैं। क्या कुछ इंतजाम दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए हैं? क्या कुछ एडवाइजरी जारी की गई हैं? क्योंकि दिल्ली ऐसा शहर है, राजधानी है और यहाँ पर चारों तरफ से लोग आते हैं, बाहर से लोग आते हैं, ऐसे में जिम्मेदारी और भी ज्यादा बढ़ जाती है। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं पंकज सिंह, उन्होंने साफ तौर पर अभी 3 दिन पहले ही दिल्ली सरकार की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई, जिसमें साफ तौर पर दिल्ली सरकार के माथा सभी अस्पतालों को साफ सख्त लहजे में यह निर्देश दिया गया है। उनको बताया गया है कि सभी जरूरी सामान, सभी दवाइयां, सभी चाहे वो सैनिटाइजर हो, चाहे वो पीपी किट हो, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे बेड्स हो, चाहे वो कोविड को इंटरसेप्ट करने वाली चाहे वो क्या नाम हम कह सकते हैं कि किट हो, इस तरीके की कोई भी चीजें हैं, इन सभी चीजों की पर्याप्त स्टॉक रखने के निर्देश दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ी जो समस्या हुई थी, हमने देखा कि कोविड-19 की पहली और दूसरी लहर में वो हुई थी ऑक्सीजन सप्लाई की। तो ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए सभी प्लांट सुचारू तौर पर चले, हर अस्पताल में ऑक्सीजन का सपोर्ट 24/7 रहे, इसके लिए भी साफ निर्देश दिए गए हैं। और जो जरूरी दवाइयां हैं, जैसे आप समझिए कि चाहे वो एजिथ्रोमाइसिन हो, चाहे वो पैरासीटामोल हो, जिसे आप डोलो 650 के फॉर्मेट में भी देखते हैं, इसके अलावा चाहे वो रेमडेसिविर के इंजेक्शन अगर बहुत जरूरत पड़ती है, इसके अलावा चाहे वो एसिक्लोविर 400 DT टैबलेट्स हो, ये ऐसी तमाम ऐसी टैबलेट्स हैं जिनका स्टॉक रखने के लिए साफ निर्देश दिए गए हैं। अभी तक फिलहाल ऐसा है कि इस वायरस के इस वेरिएंट के बहुत ज्यादा फैलने के या फिर बहुत ज्यादा खतरे में जाने के संकेत नहीं मिले हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा चिंता का सबब बन पड़े। लेकिन अगर होता है तो इसके लिए भी तैयारियां मुकम्मल रखनी है, ऐसा भी दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है। यूपी सरकार की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की गई है। लगातार हम देख रहे हैं तमिलनाडु और केरल का हाल, वहां भी इसी तरीके की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपको बताऊं कि जो विदेशी धरती है, यानी कि आप हांगकांग की बात कर लीजिए, आप जापान की बात कर लीजिए, आप सिंगापुर की बात कर लीजिए, आप चाइना की बात कर लीजिए, ये देश ऐसे हैं जहां पर सबसे ज्यादा ये अभी फैला हुआ है। लेकिन इन सबों के बीच में एक चिंता करने वाली बात यह है कि जो हमारी इंटरनेशनल डेस्क है, यानी कि बाहर से आने वाले जो यात्री हैं, वो जो आ रहे हैं, इंडिया में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए कहीं कोई अभी गाइडलाइन नहीं है, कहीं कोई इमरजेंसी वहां पर डेस्क नहीं बनाई
पाई गई है, कहीं उनकी वहां पर यही चीज मैं जानना चाह रही थी, क्योंकि कोरोना को इतना झेला है, उसके बाद अगर कोई क्वारंटीन नहीं किया जा रहा है, जो लोग बाहर से आ रहे हैं, हांगकांग का आपने जिक्र किया, चाइना का आपने जिक्र किया, जापान का जिक्र किया, आज ही मैं थोड़ी देर पहले पढ़ रही थी हांगकांग में जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, मौत का आंकड़ा वहां पर बढ़ता जा रहा है, तो ये बहुत चिंता का विषय है। 2020 की तरफ अगर हम मुड़कर देखें, ऐसा ही कुछ वुहान से ये सब खबरें आ रही थी और तब लग रहा था कि ये क्या हो गया, लेकिन ज़्यादा वक्त नहीं लगा भारत में भी कोविड को आने में। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा और पॉइंट आपने उठाया और आपने कहा कि इस तरफ ध्यान देना चाहिए ताकि ये स्प्रेड ना हो। बच्चों के स्कूल वगैरह, हालांकि गर्मियों की छुट्टियां भी चल रही हैं, लेकिन उस तरफ कुछ ख्याल, ताकि क्योंकि अब तो ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना भी आ चुका है, तो मुझे लगता है ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी अगर बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस दी जाएँ तो। देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभी आईसीएमआर की तरफ से नई कोई गाइडलाइन आई नहीं है, ना ही स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से अभी इसके इस वेरिएंट को लेकर कोई अलग से कुछ रिलीज किया गया है। जब इसको हम ये कह सकते हैं कि देश के अंदर या स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जब इसको खतरनाक घोषित कर दिया जाए, उसके बाद फिर या उससे ठीक पहले हम देखते हैं कि पिछली बार भी हमने देखा था कि एक एक करके नई सारी एडवाइजरी, नई सारी गाइडलाइन, एसओपीज वगैरह जारी होनी शुरू हो गई थी। जैसे कि ऑनलाइन मॉडल की बात, और जो पढ़ाई का ऑनलाइन मॉडल है उसको अस्तित्व में लाना, चाहे वो फिर वर्क फ्रॉम होम करना। आपने देखा होगा कई सालों तक, और यहां तक कि एमएनसीज कंपनी में कोविड के बाद तो कई सारी एमएनसीज कंपनी में आज भी वर्क फ्रॉम होम चल ही रहा है। तो यही वजह है कि चाहे वो वर्क फ्रॉम होम की बात हो, चाहे वो कोविड के दौरान ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात हो, चाहे वो स्टाफ की स्ट्रेंथ को 50% करने की बात हो, या फिर अल्टरनेट डेज पर काम करने की बात हो, इस तरीके की चीजें पिछली मर्तबा भी की गई थी। लेकिन जैसे ही इसको कैटेगराइज करके इसको गंभीर श्रेणी में अगर ये आता है ये वेरिएंट, तो यानी कि अभी वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है और लोगों से सतर्क और सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है। मोहित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।